तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जय बायोकेमिस्ट्री में। आज 11 का 7 चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, सजीवों में संगठन की बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी लेके चलूंगा, आप भी अपने पास एनसीईआरटी रखिएगा। लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी जरूर रीड करें, ठीक है। और ये लेक्चर आप किसी भी माध्यम से, आप हिंदी माध्यम से हैं या फिर आप इंग्लिश माध्यम से, डिपेंड नहीं करता। ये लेक्चर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर का नाम तो ये रखा गया है ऑर्गेनाइजेशन। अपन को इसमें पढ़ना है टिश्यू के बारे में, उत्तक के बारे में। तो जो टिश्यू है ना, वो बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप है जो कि ओरिजिन में सिमिलर होने चाहिए, इनका सिमिलर ओरिजिन होने चाहिए, और एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक विशेष कार्य को संपन्न कर रहे हो। वो सब सेल्स मिलकर, वो सभी कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य को संपन्न कर रहे हो। ऐसे कोशिकाओं के समूह और उनके आसपास, उन कोशिकाओं के आसपास पाए जाने वाले इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, जिसको अंतरा कोशिकीय पदार्थ आप बोलेंगे, ये दोनों मिलकर कौन कौन, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स और सिमिलर ओरिजिन वाले कोशिकाओं का समूह आपस में मिलकर किसी विशेष कार्य को संपन्न करें, तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे संगठन को आप क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। एनसीईआरटी इसमें लिखता है, मैं अगर हिंदी एनसीईआरटी पढ़ूं तो बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य को संपन्न करता है। बोला है अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य को संपन्न करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन उत्तक कहलाता है। इंग्लिश में जब मैं बात करता हूं, इन अ मल्टीसेल्युलर एनिमल, a group of similar cell along with intercellular substances perform a specific function such as organization is called tissue, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं कि group of cells and intercellular substances, ठीक है, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। तो कोशिकाओं का समूह और अंतर कोशिकीय पदार्थ आपस में मिलकर एक विशेष ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, और इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक विशेष कार्य को करेंगे, एक विशेष कार्य को संपन्न करें, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें, एक विशेष कार्य को संपन्न करें, हिंदी में भी विशेष कार्य को संपन्न करें। कोशिकाओं का समूह हो गई है ना, कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष कार्य को संपन्न करे, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल और इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, ये दोनों मिलकर एक ऐसा संगठन बनाते हैं। उस संगठन को, संगठन को आप क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक विशेष कार्य को संपन्न करे, किनके साथ मिलकर? इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस के साथ मिलकर, अंतर कोशिकीय पदार्थों के साथ मिलकर, जो सेल्स के आसपास पाए जाते हैं, दो सेल्स के बीच में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनको इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस बोलेंगे। उनके साथ मिलकर एक विशेष कार्य को संपन्न करे, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे सेल्स के ग्रुप को आप बोलेंगे टिश्यू बोलेंगे, यानी उत्तक बोलेंगे, ठीक है। तो ब्रॉडली जो हमारा टिश्यू की जब बात करते हैं, तो टिश्यू मतलब क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक विशेष कार्य को संपन्न करेंगे, ठीक है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक विशेष कार्य को संपन्न करे, तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को आप क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे, यानी टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। अब
अगर ब्रॉडली देखें तो जो टिश्यू है इसको हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। देखते हैं कि जो सेल्स हैं ये आपस में मिलकर सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू को बना रहे थे। अब अलग अलग टिश्यू, जो कि 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, अलग अलग टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन को बनाएंगे। अलग अलग टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन को बनाएंगे। जैसे ऑर्गन क्या हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, हार्ट हो गया। तो ये जो टिश्यू है वो आपस में कंपोज होके एक क्या बनाएंगे, ऑर्गन को बनाएंगे। कैसा, एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन और एक पैटर्न में, एक विशेष अनुपात और प्रतिरूप में ये अरेंज होंगे और इसको बनाएंगे, एक ऑर्गन को बनाएंगे। ऑर्गन, स्टमक, लंग्स, हार्ट, तो ये सब ऑर्गन। अब ये जो ऑर्गन है किसी एक निश्चित कार्य को करने के लिए, जैसे डाइजेशन है या फिर रेस्पिरेशन है, तो एक विशेष कार्य को करने के लिए ये ऑर्गन केमिकली और फिजिकली आपस में इंटरैक्ट करते हैं, रासायनिक और भौतिक रूप से एक दूसरे से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक निश्चित कार्य को संपन्न करेंगे और बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, न्यूरल सिस्टम हो गया, है ना। तो ये चीज है, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि सेल्स आपस में मिलकर, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू का जो ग्रुप है, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर एक विशेष स्पेसिफिक प्रपोर्शन और पैटर्न में मिलकर आपस में ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन केमिकली और फिजिकली इंटरैक्ट करके एक विशेष कार्य को संपन्न करेगा और आपस में बनाएगा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब ब्रॉडली हम देखें ना, एक नॉर्मली देखें तो जो टिश्यू है हम उसको 4 प्रकार में विभाजित करते हैं, 4 प्रकार में विभाजित करेंगे। सबसे पहला होगा इपिथेलियल टिश्यू, जिसको उपकला उत्तक हिंदी में बोलते हैं। दूसरा आएगा कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक। तीसरा आएगा मस्कुलर टिश्यू, जिसको बोलेंगे पेशी उत्तक। और चौथा आएगा न्यूरल टिश्यू, जिसको बोलेंगे तंत्रिका उत्तक, ठीक है। तो टिश्यू को 4 भागों में विभाजित करते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ठीक है। आप सबका फोटो भी दिख डाले होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, सबसे पहली बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में तो देखो, एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक, जो एपिथेलियल टिश्यू है इनका मेनली तो 2 प्रकार के एपिथेलियम होते हैं। एक सिंपल एपिथेलियम होता है और एक कंपाउंड एपिथेलियम होता है। तो जब बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम के बारे में, तो जो सिंपल एपिथेलियम है वो एक सिंगल लेयर सेल है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है वो लाइनिंग करता है किसी भी ऑर्गन के अंदर का अस्तर, जिसको सतह बोलते हैं, है ना, जो इनर लेयर है, इनर वॉल है, उसको लाइनिंग करता है, उसका अस्तर बनाता है। वो काम है सिंपल एपिथेलियम का। जैसे कि अगर एक ध्यान देंगे यहां पर, अगर एक ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल का जो वॉल है ना, ब्लड वेसल का जो वॉल है, ये वॉल बनाएगा सिंपल एपिथेलियम, ये वॉल बनाएगा सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। या फिर आप डक्ट ले लो, है ना, या फिर आप बॉडी कैविटी का इनर लाइनिंग, बॉडी कैविटी की इनर लाइनिंग को भी बनाएगा सिंपल एपिथेलियम। अब स्ट्रक्चरल बेसिस पर हम सिंपल एपिथेलियम को 3 टाइप में बांटेंगे। सरल उपकला उत्तक को हम संरचनात्मक आधार पर हम 3 प्रकार में बांटेंगे। सबसे पहला आएगा स्क्वैमस एपिथेलियम यानी शल्कीय उपकला उत्तक। दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी घनाकार उपकला उत्तक। और तीसरा है स्तंभाकार उपकला उत्तक यानी कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो शल्कीय उपकला उत्तक में आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको कोई एकदम अनियमित किनारे दिखेंगे, फ्लैटेड सेल्स दिखेगा आपको, चपटा सेल्स दिखेगा, है ना, चपटा सेल्स का आपको लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें इनकी जो बाउंड्रीज है, इनके जो किनारे हैं वो आपको अनियमित दिखाई देंगे। इनके जो किनारे हैं, अगर मैं इसको इधर बढ़ाऊं तो आपको ये अनियमित किनारे दिखाई देंगे। सिंगल लेयर तो होगा, लेकिन इनके जो किनारे हैं वो क्या होंगे, अनियमित होंगे।
तो शल्की उपकला उत्तक आपको क्या एक टाइल्स का जो लेयर होता है ना वैसा आपको दिखेगा, लेकिन इसके जो किनारे हैं वो अनियमित होते हैं। दूसरा जो क्यूबॉइडल उपकला उत्तक है ये आपको क्यूब लाइक दिखाई देगा, क्यूब लाइक दिखाई देगा आपको। ये क्यूबॉइडल उपकला उत्तक यानी घन जैसा दिखाई देगा, और इनका जो न्यूक्लियस है वो आपको सेंटर में दिखाई देगा। यहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है, उनका जो केंद्रक है वो आपको उनके सेल्स के सेंटर में यानी केंद्र में दिखाई देगा। उसके बाद है कॉल्यूमिनार यानी स्तंभ। तो एक लंबा लंबा है ना, आपको लंबे लंबे सेल्स का एक स्तंभ आकार के सेल्स का आपको लेयर देखने को मिलेगा। सिलेंड्रिकल जिसको आप बोल सकते हैं, बेलनाकार कोशिकाओं का आपको बेलनाकार बोल भी सकते हैं, ठीक है। ये तो स्तंभाकार का मतलब क्या होता है कि इनकी जो कोशिकाएं हैं वो एक खंबे टाइप के रहेंगी, ठीक है, और इनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे ना लोकेट होके इनके बेस पर लोकेट होगा। तो इनका जो केंद्रक है वो सेंटर पर ना रह के इन कोशिकाओं के बेस पर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि स्क्वैमस एपिथेलियम यानी जो शल्कीय उपकला उत्तक है ना, वो कैसा दिखता है। कैसा दिखता है आपके स्क्रीन पर एक इमेज भी आएगा स्क्वैमस एपिथेलियम का, ठीक है। दूसरा कि ये कार्य क्या करता है, इसका कार्य क्या है ना, क्या फंक्शन को परफॉर्म करता है। तीसरा कि कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम यानी शल्कीय उपकला उत्तक है ना, शल्कीय उपकला उत्तक, उपकला उत्तक ना, उपकला, ठीक है, शल्कीय उपकला उत्तक। तो शल्कीय उपकला उत्तक यानी स्क्वैमस एपिथेलियल जो टिश्यू है ये चपटी फ्लैटेड सेल्स का एक सिंगल लेयर है ना। तो चपटी कोशिकाओं यानी फ्लैटेड सेल्स का एक सिंगल लेयर होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा ये तो सिंगल लेयर होता है। दूसरा इसके जो किनारे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, जो अभी मैं बात बताया था कि इसके जो किनारे हैं वो अनियमित होते हैं। आप अभी एक इमेज देख रहे होंगे, हाँ, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो इसके किनारे हैं वो अनियमित है, यानी इनकी जो बाउंड्रीज है वो इररेगुलर है, इनरेगुलर बाउंड्रीज पाया जाता है। इसके किनारे अनियमित होते हैं। ये रक्त वाहिनियों की भित्ति अभी कहाँ पाया जाता है, तो आपको देखने मिलेगा ये ब्लड वेसल्स के वॉल में है ना, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में आपको देखने को मिलेगा। अभी आप इमेज देख सकते हैं ब्लड वेसल्स में, वहां इसको एंडोथीलियम नाम देते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के वॉल में आपको देखने को मिलेगा। आपको एयर सैक ऑफ लंग्स में देखने को मिलेगा। फेफड़ों के वायुकोश में, जिसको आप एल्वियोलाई भी बोल सकते हैं, वहां पर भी स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिए, हम भी 2 एग्जांपल लेके चलते हैं। लेकिन एक और मैं आपको और बताऊं तो बोमिन्स कैप्सूल, नेफ्रॉन का एक बोमिन्स कैप्सूल होता है, बोमिन्स कैप्सूल में भी आपको स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इनका कार्य क्या है, क्या फंक्शन को परफॉर्म करते हैं ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, इनकी जो बाउंड्रीज है वो अनियमित है, जो इनके जो किनारे हैं अनियमित है, सिंगल लेयर्ड है। और क्या बोला कि ये ब्लड वेसल्स के वॉल में, एयर सैक के लंग्स में है ना, एयर सैक ऑफ लंग्स में पाया जाता है। इनका कार्य क्या है, तो ये क्या करते हैं, विसरण सीमा का कार्य करते हैं। विसरण सीमा का कार्य का मतलब मान के चलिए कि अगर ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, तो अगर मैं लंग्स का एग्जांपल लूं तो ये क्या है, आपको ना रुको, हाँ, अगर ये एयर सैक है, ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है, ये कुप्पिका है लंग्स का। तो क्या करता है लंग्स, यहां पास ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है, क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन लाएगा और ऑक्सीजन इस वॉल के थ्रू, ये जो वॉल है ना, ये जो वॉल है एल्वियोलाई का, ये जो वॉल है ये स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ है। ये जो वॉल है किसका बना हुआ है, स्क्वैमस एपिथेलियम का। तो यहां से O2 का डिफ्यूजन होगा इस ब्लड कैपिलरी के वॉल में, है ना। तो सबसे पहले ये जो O2 है वो किसको पार करेगा, एक तो पहले तो उसको पार करना पड़ेगा, इसको स्क्वैमस एपिथेलियम यानी एल्वियोलाई के वॉल को, दूसरा उसको ब्लड वेसल्स के वॉल को भी उसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये O2 हो गया, है ना। अब जो CO2 है, CO2 क्या करेगा, CO2 भी ब्लड वेसल्स से
ब्लड वेसल के वॉल को पहले तो पार करेगा। मैं बोला है ब्लड वेसल्स के वॉल को हम क्या बोलेंगे, एंडोथीलियम बोलेंगे, जो कि वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होगा, ठीक है, जिसको हाँ एंडोथीलियम बोलते हैं। और उसके बाद इस एल्वियोलाई के लेयर को, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ है, उसको क्रॉस करके वापस एल्वियोलाई में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और इमेज देख रहे होंगे। तो यहां पर ये चीज होती है। तो ये क्या कर रहा है, यहां पर डिफ्यूजन लेयर का काम कर रहा है। ये डिफ्यूजन बाउंड्री, इस बाउंड्री के अक्रॉस डिफ्यूजन हो रहा है किसके, इस अगर मैं एल्वियोलाई के वॉल को देखूं या फिर ब्लड वेसल के वॉल को देखूं, यहां पर डिफ्यूजन का काम हो रहा है। तो कार्य क्या है, इनका फंक्शन क्या है कि डिफ्यूजन बाउंड्री यानी विस्तरण सीमा का कार्य करते हैं। इनके सेल्स के अक्रॉस डिफ्यूजन होता है सब्सटेंस का या फिर गैस का, है ना। तो ये चीज है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में, यानी घनाकार उपकला ऊतक के बारे में। उससे पहले एक एनिमेशन वीडियो आप इसको। Epithelial cells come for our rescue. These cuboidal cells are found lining the kidney tubules, in the thyroid and also in the ducts of the saliva. था वो। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हिंदी में इसको घनाकार उपकला ऊतक बोलते हैं। अब इनकी क्या खासियत है, आप जब इसको देखेंगे तब आपको ये क्यूब लाइक दिखाई देगा। जब आप इसको देखेंगे तब आपको ये क्यूब लाइक दिखाई देगा, ठीक है। आपके स्क्रीन में भी एक इमेज आ रहा होगा, वो एनसीईआरटी का इमेज है, ठीक है। तो ये क्या बेटा, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो क्यूब लाइक आपको दिखाई देगा, है ना। कैसा दिखाई देगा आपको, क्यूब लाइक दिखाई देगा। तो आप क्यूबॉइडल एपिथेलियल का आप अपनी स्क्रीन में भी देख सकते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। ये भी सिंगल लेयर का बना होगा, क्यूब लाइक सेल्स होता है। एक घन आकार का सेल होगा जो कि सिंगल परत होगी, जिसकी सिंगल लेयर होगी। दूसरा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई कहा जाती है, पाई कहा जाती है, उसका कार्य क्या है, ठीक है। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो ज्यादातर आप ग्लैंड्स के डक्ट्स में और किडनी में एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, जिसको आप नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन का जो पीसीटी वाला जो पार्ट है, वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर एक इसमें मॉडिफिकेशन होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल के सरफेस में। वहां पर सेल के सरफेस में माइक्रोविलाई पाई जाती है। अब माइक्रोविलाई का काम क्या है, माइक्रोविलाई का जो काम होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन दोनों का काम कर सकता है। तो माइक्रोविलाई वहां पर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, सबसे पहला कि डक्ट्स ऑफ ग्लैंड यानी ग्रंथियों की वाहिनियों में पाई जाती है। दूसरा कि ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी के ट्यूब्यूलर पार्ट में, है ना। किडनी के ट्यूब्यूलर पार्ट में वो कौन सा पार्ट होगा, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी आप एक इमेज देख सकते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, ठीक है। तो किडनी में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जिसको पीसीटी बोलते हैं, वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है। वहां पर के सेल्स में वो मॉडिफिकेशन होता है कि इनके सरफेस पर आपको माइक्रोविलाई देखने को मिलती है, जहां आपको माइक्रोविलाई देखने को मिलेगी, ठीक है। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम का कार्य क्या है, मैं बता चुका हूं। ये फंक्शन है इनका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, स्त्रावन और अवशोषण का कार्य ये करते हैं। स्त्रावन यानी किसी चीज को सिक्रीट करेंगे, एब्जॉर्प्शन यानी किसी चीज को एब्जॉर्ब करेंगे। पीसीटी का कार्य क्या है, वो वहां से वाटर और आपका क्या बोलना चाहिए, जो सॉल्ट्स है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू को, ठीक है। आप शायद एक छोटा सा एनिमेशन क्यूबॉइडल एपिथेलियम का भी देख सकते हैं। टिश्यू के बारे में, तो जो कॉल्यूमिनार एपिथेलियम है, इसको स्तंभाकार उपकला ऊतक बोलेंगे, जो कि तीसरे प्रकार का सिंपल एपिथेलियम का टाइप है, ठीक है। क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं ये टॉल सेल्स होते हैं, यानी लंबी कोशिकाएं होती है। इनके जो सेल्स हैं वो लंबे लंबे होंगे और सिलेंडर लाइक होंगे। दूसरी बड़ी बात कि इनका जो न्यूक्लियस है वो बेस पर लोकेट होगा। इनका जो न्यूक्लियस है वो बेस पर लोकेट होगा, मतलब इनका न्यूक्लियस यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है,
तो इनका न्यूक्लियर अधिकतर आप देखेंगे कि इनका जो न्यूक्लियस है वो बेस पर लोकेट होता है ना। तो सिंगल लेयर सेल है ना। टॉल और सिलेंडर सेल्स इनमें देखने को मिलती है। आपको एनसीईआरटी का और इमेज शो हो रहा होगा। न्यूक्लियस बेस पर लोकेट होता है। न्यूक्लियस कहाँ होगा? बेस पर लोकेट होगा, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। फ्री सरफेस पर आपको माइक्रोविलाई देखने को मिलता है। फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई देखने को मिलता है। अब ये माइक्रोविलाई कैसा होता है? अगर मान के चलिए कि इसका फ्री सरफेस ये वाला, जो अगर मैं बहुत सारे फ्री सरफेस में अगर बना दूं, ठीक है, ये सेल्स का फ्री सरफेस है, तो आपको इसके फ्री सरफेस पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब आप इसको जूम आउट करेंगे तब क्या दिखेगा कि इसके सरफेस पर ये आपको कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को मिलेगी। और इनके फ्री सरफेस पर सेल्स पाए जाते हैं, जो कि ब्रश बॉर्डर सेल्स आप जिसको बोल सकते हैं, जिनका कार्य क्या है? जिनका कार्य है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, इनका कार्य होता है ना। ये किसी चीज को सिक्रीट करते हैं और मेनली इनका जो काम है वो एब्जॉर्प्शन का होता है, यानी अवशोषण का होता है। आपने फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट किया, उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कौन करेगा बेटा? माइक्रोविलाई। तो ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा? आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिल सकता है। ये मिलेगा, देखने को मिल सकता नहीं, मिलेगा। स्टोमक में आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, जहां पर मेन एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है, ठीक है। तो ये है माइक्रोविलाई। ये जो अपीयरेंस आप देखने को मिल रहा है, ये है माइक्रोविलाई। और वहां इस माइक्रोविलाई को आप क्या बोल सकते हैं? ब्रश बॉर्डर सेल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्रश बॉर्डर सेल्स, है ना। तो ब्रश बॉर्डर सेल्स आप बोल सकते हैं। तो आपको माइक्रोविलाई का क्लियरिफिकेशन भी एकदम क्लियर है। आप शायद एक और इमेज देख सकते हैं, जिसमें आपको माइक्रोविलाई दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब कुछ कॉल्यूमिनार और कुछ क्यूबॉइडल सेल्स ऐसे होते हैं जिनके फ्री सरफेस पर आपको सिलिया देखने को मिलेगा। आपको हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसको आप सिलिया बोलते हैं। इनका कार्य क्या है? ये मोस्टली जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जो खोखले अंग होते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए फैलोपियन ट्यूब ले लीजिए, है ना। फैलोपियन ट्यूब किसका होता है? यूट्रस का, है ना, गर्भाशय का फैलोपियन ट्यूब ले लीजिए, या फिर आप ब्रोंक्यूल्स को ले लीजिए, श्वसन नली, जिसको आप ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स के आपको इनर लाइनिंग में आपको सिलिया देखने को मिलेगा। फ्री सरफेस पर क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार एपिथेलियम के सेल्स में ही आपको ये सिलिया देखने को मिलता है। इनका काम क्या है? इनका काम है कि पार्टिकल और जो म्यूकस है उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने देना। तो ये क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं पार्टिकल और म्यूकस की। तो चलो इसको एक बार लिख लेते हैं। कि कुछ कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल सेल के फ्री सरफेस पर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे? सीलिया बोलेंगे, है ना। मतलब अगर ये क्यूबॉइडल सेल्स है, है ना, अगर ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, तो इसके फ्री सरफेस पर ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया। इसके फ्री सरफेस पर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इनके फ्री सरफेस पर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको आप क्या बोलेंगे बेटा? सीलिया बोलेंगे, है ना। हिंदी में भी सीलिया ही बोलते हैं। तो ये मोस्टली हॉलो ऑर्गन, जो कि खोखले अंग होते हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो गया, आपका ब्रोंक्यूल हो गया, और एक और जगह जिसको आप बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो अगर क्यूबॉइडल या कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल के फ्री सरफेस पर सिलिया हो, तो इसे आप क्या बोलेंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे। अगर वो कॉल्यूमिनार है तो सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, अगर वो क्यूबॉइडल है तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना। हिंदी में पक्षमाभि उपकला उत्तक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? पक्षमाभि उपकला उत्तक बोलेंगे, ठीक है।
मेनली क्या होता है, हॉलो ऑर्गन्स यानी जो खोखले अंग के इनर सरफेस पर, यानी जो भीतर का जो सरफेस होगा, मान के चलिए कि अगर ये फैलोपियन ट्यूब है तो इसका जो अंदर का जो सरफेस है, अंदर का जो सरफेस, उसकी इनर लाइनिंग में आपको देखने को मिलेगा कौन, सिलिएटेड इपिथेलियम, सिलिएटेड इपिथेलियम। ठीक है, फंक्शन क्या है बेटा कि पार्टिकल्स है ना, अगर मैं फैलोपियन ट्यूब की बात करूं तो क्या करता है, जो ओवम रिलीज हुआ है उसको कहां लाना है, आपको यूट्रस तक लाना है ना, मतलब फैलोपियन ट्यूब से बाहर लाना है तो यूट्रस तक लाना है, तो ओवम को डायरेक्शन देगा, ओवम को डायरेक्शन करेगा, है ना, तो क्या करना चाहिए, सीधा सीधा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो पार्टिकल, कणों और म्यूकस, श्लेष्मा, म्यूकस यानी म्यूकस तो जानते ही हो, म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाता है। सीलिया काम करता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं और जो म्यूकस है, जो इसकी इनर सरफेस पर होते ही है म्यूकस ज्यादातर, तो उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, सिलिएटेड इपिथेलियम का काम होता है। ठीक है, इसी के साथ सिंपल इपिथेलियम का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इपिथेलियम और ग्लैंडुलर इपिथेलियम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद। Like structures. These are referred to as columnar epithelium due to the column-like appearance that they have. Now you may wonder, why do we need such tall cells for covering a surface? Well, such tall cells help to carry out absorption or secretion to a good extent. Thus, according to this function, the best example to locate this type of epithelium is in the inner lining of intestine. Well, sometimes a slight modification is also observed in this type. We find tiny hair-like projections called cilia on the surface of these cells. Now you may wonder, why do these cells need hair? Well, the basic purpose is to move the immovable. Yes, whenever you have certain non-motile substances or cells, then these cilia carry out rhythmic movements that help to move these substances. Thus, this type, that is the ciliated columnar epithelium, is found to cover the lining of the respiratory tract. Here, it helps to throw out the foreign particles trapped in mucus which enter the respiratory tract. Another location is in the fallopian tubes of the female reproductive system, where the cilia help to propel the ovum in the forward direction. Now, these columnar cells are definitely doing their job well, but at times, some substances aggressively pass through small channels which are lined by these epithelial cells. So then, along with absorption and secretion, we need support too. Here the cuboidal epithelial cells come for our rescue. These cuboidal cells are found lining the kidney tubules, in the thyroid, and also in the ducts of the saliva.